किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, खान मियां और केशव चौधरी। दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग मिसाल दिया करते थे। दोनों में अटूट विश्वास और विचार भी खूब मिलते थे। धर्म अलग होते हुए भी एक दूसरे के घर खाना खाते और साथ समय गुजारते थे। खान मियां जब बाहर जाते तो सारे घर की जिम्मेदारी केशव चौधरी को सौंप जाते थे। केशव चौधरी कौन सा कम थे, वो भी सारा घर खान मियां पर छोड़ जाते। मित्रता का जन्म बचपन में ही हो चुका था, जब वे गांव के एक सरकारी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। केशव का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं था, जबकि खान मियां पूरे स्कूल की शान थे। केशव चौधरी की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास कुछ 3-4 बीघे जमीन थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। निकट संबंधियों में भी कोई न था। केशव चौधरी ने मौसी को बहला फुसलाकर सारी जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक बैनामा नहीं हुआ था तो केशव चौधरी मौसी को अच्छे अच्छे खाने खिलाता और मौसी का बहुत ध्यान रखता था। जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद केशव चौधरी ने मौसी पर ध्यान देना बंद कर दिया। केशव की पत्नी शांति थी, लेकिन शांति से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मौसी को खाने के साथ साथ कड़वी बातें भी देती थी। केशव भी लापरवाही से काम लेने लगा था। बेचारी मौसी को रोज सुबह शाम ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 3-4 बीघे जमीन क्या दे दी, मानो मोल ले लिया है। दाल के बिना रोटियां गले नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं, उतने से तो पूरा गांव खरीद लेते। थोड़े दिन मौसी ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब केशव से शिकायत की। केशव ने कोई जवाब देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। आखिरकार एक दिन मौसी ने केशव से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खुद पका खा लूंगी। केशव ने घृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? केशव ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, हमें यह थोड़े ही पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। यह सुनना था कि मौसी बिगड़ गईं, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। केशव हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोला, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाएगा। मुझे भी रोज रोज की खटपट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस बारे में केशव को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में कोई ऐसा न था जिस पर केशव के एहसान न थे। कोई ऐसा न था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी मौसी हाथ में लाठी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। शायद ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हाँ करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। किसी ने कहा, कब्र में पैर लटकाए बैठी है, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मिटती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। तुम्हें अब खेतीबाड़ी से क्या मतलब है? कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें हंसने का अच्छा मौका मिल गया था। ऐसे न्यायप्रिय लोग बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको दिलासा दिया हो। चारों तरफ घूम-घाम कर बेचारी खान मियां के पास पहुंची, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी कुछ समय के लिए मेरी पंचायत में चले आना। खान मियां बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी? गांव के सारे लोग तो आएंगे ही। मौसी अपना दुखड़ा तो सबके आगे रो आई, अब आना न आना उनकी मर्जी। खान मियां बोले, मौसी यूं आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा?
खान मियाँ बोले, अब इसका क्या जवाब दूं? केशव मेरा पुराना दोस्त है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। मौसी बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? खान मियाँ इसके सवाल का कोई उत्तर न दे सके, पर उसके दिमाग में ये शब्द गूंज रहे थे। शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। केशव चौधरी ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का सारा प्रबंध भी किया था। और फिर पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर ज्यादातर लोग दर्शक ही थे। निमंत्रित लोगों में से केवल वे ही लोग आए थे जिन्हें केशव चौधरी से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह फैसला करना मुश्किल था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकल रहा है या चिलम के दमों से। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने उनसे अपनी बात कही। पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जमीन अपने भांजे केशव के नाम लिख दी थी। आप लोग जानते ही हैं, बदले में केशव ने मुझे जिंदगी भर रोटी पड़ा देने का वादा किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, लेकिन अब रात दिन का रोना मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे न भर पेट रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कोर्ट कचहरी नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा, और किसको अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो फैसला करोगे उसको सर माथे चढ़ाऊंगी, स्वीकार करूंगी। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, केशव में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेबस की आह लेता है। पंचायत में एक थे लच्छू यादव, जिनके कई असामियों को केशव चौधरी ने अपने गांव में बसा लिया था। बोले, केशव मियाँ किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। केशव को इस समय लोगों में ज्यादातर वही लोग दिख रहे थे जिनसे किसी न किसी कारण उसका झगड़ा था। केशव बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। मौसी जिसे चाहें उसे बना ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मौसी ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो पता चले। केशव गुस्से में बोला, इस समय मेरा मुंह न खुलवाओ मौसी, तुम्हारी मौज हो गई है, जिसे चाहो पंच बनाओ। मौसी केशव की बात समझ गईं। वह बोली, बेटा कुछ तो शर्म करो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। अगर तुम्हें किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। खान मियाँ को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। केशव खुशी से फूले न समाये, बोले, खान मियाँ ही सही, मेरे लिए जैसे लच्छू वैसे ही खान मियाँ। खान मियाँ इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, मौसी तुम जानती हो कि मेरी केशव से गहरी दोस्ती है। मौसी ने गंभीरता से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों की जुबान से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। फिर खान मियाँ सरपंच बने। लच्छू यादव और केशव के दूसरे विरोधियों ने मौसी को मन में बहुत कोसा। खान मियाँ बोले, केशव यादव हम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हमें भी जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की, मगर इस समय तुम और मौसी दोनों हमारी नजर में एक बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ भी कहना है कहो। केशव चौधरी को पूरा विश्वास था कि अब फैसला मेरी तरफ ही होगा। खान यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। केशव चौधरी निश्चिंत होकर बोले, पंचों 3 साल हुए मौसी ने अपनी 3-4 बीघा जमीन मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें जिंदगी भर खाना कपड़ा देने का वादा किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने मौसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है।
लेकिन औरतों में थोड़ी अनबन तो रहती ही है, उसमें मेरा क्या बस है। मौसी मुझसे हर महीने खर्च अलग मांगती हैं। जमीन कितनी है वह पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि हर महीने खर्च दे सकूं। इसके अलावा रजिस्ट्री में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं, वरना तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, अब पंचों की मर्जी है, जो फैसला चाहें करें। खान मियां को हमेशा कोर्ट कचहरी से काम पड़ता था, इसलिए वह पूरा कानूनी आदमी थे। उन्होंने केशव से जिस तरह सवाल पूछे, एक एक सवाल उसके दिल पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। केशव चौधरी चकित थे, खान मियां को क्या हो गया। थोड़ी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। पता नहीं कब की दुश्मनी निकाल रहा है, क्या इतनी पुरानी दोस्ती कुछ भी काम न आएगी। केशव चौधरी यह सब सोच ही रहे थे कि इतने में खान मियां ने फैसला सुना दिया। केशव चौधरी, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। हमारा विचार है कि मौसी की जमीन से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि मौसी को माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही पंचों का फैसला है। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर न हो तो मौसी की जमीन वापस कर दो। यह फैसला सुनते ही केशव के तोते उड़ गए। जिस पर पूरा भरोसा था, उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही मौकों पर झूठे सच्चे दोस्त की आजमाइश की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। लेकिन लच्छू यादव और अन्य पंच खान मियां की इस नीति और इंसाफ की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वो कहते थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, लेकिन धर्म का पालन करना भी जरूरी है। लेकिन इस फैसले ने खान मियां और केशव चौधरी की दोस्ती की जड़ हिला दी थी। अब वे एक दूसरे से बातें भी नहीं करते थे। इतना पुराना दोस्ती का पेड़ सच का एक झोंका भी न सह सका, जैसे वह रेतीली जमीन पर खड़ा था। केशव चौधरी रात दिन इसी सोच में डूबा रहता कि किसी तरह बदला लेने का मौका मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। केशव को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल खान मियां दूर गांव से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। बैल अच्छी जाति के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। केशव की पंचायत के 1 महीने के बाद ही अचानक इस जोड़ी का एक बैल मर गया। केशव ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर ले, पर खुदा सब देखता है। खान को शक हुआ कि केशव ने बैल को जहर खिला दिया है। इस बात को लेकर दोनों की पत्नियों में खूब लड़ाई हुई। खान मियां ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ बहुत ढूंढा पर न मिला। उसने उस बैल को बेचने का फैसला किया। गांव में एक कल्लू साहू थे, वह इक्का गाड़ी चलाते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उसने सोचा, बैल बहुत अच्छा है, दिन भर में 2-3 चक्कर तो लग जाएंगे। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोलतोल किया और उसे लाकर घर पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया। खान मियां को जरूरत थी, घाटे की परवाह न की। कल्लू साहू ने नया बैल पाया तो उसके वारे के न्यारे हो गए। वह दिन में 3-4 चक्कर लगाने लगा। न चारे की चिंता थी, न पानी की, बस मंडी से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। खान मियां के घर था तो चैन की सांस लेता था। वहां बैलराम का रातब था,
साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और सुख चैन। कहाँ ये 8 पहर की खपत, महीने भर में ही वह पिस्सा गया। इक्के का यह जुआ देखते ही उसका खून सूख जाता था। एक एक कदम चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथे चक्कर में साहू ने दुगना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल पूरे जोश से चला। कुछ दूर सोचा थोड़ा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी और उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से मारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शरीर ने जवाब दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, लेकिन क्या मृतक कभी उठ सकता है? तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, जुआ खोलकर अलग किया और सोचने लगा कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह शाम होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे गुस्से के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगा। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, अब गाड़ी कौन खींचे। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-300 रुपए थैली में रखे थे। इसके अलावा गाड़ी पर कई बोरे नमक तेल के पीपे थे, छोड़कर जा भी न सकते थे। मजबूर होकर गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रात भर जागने की ठान ली। फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। साहू जी दिन भर के थके हुए थे, इसलिए लेटते ही नींद आ गई। अचानक जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नहीं थे। रोते बिलखते घर पहुँचे। पत्नी ने जब यह बुरी खबर सुनी, पहले तो रोई, फिर खान मियाँ को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस बात को कई महीने बीत गए। खान जब अपने बैल के पैसे लेने गए, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाते हुए बोले और खूब भला बुरा कहा, वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोकर आओ, तब पैसे लेना। और दिल ना माने तो हमारा बैल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो। और क्या लोगे? लेकिन 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार तो खान मियाँ को भी गुस्सा आ गया। सवाल जवाब होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। शोरगुल सुनकर गांव के भले लोग घर से निकल आए। वह मशवरा देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो। साहू जी राजी हो गए। खान मियाँ ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी तो लच्छू यादव ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव करो। बोलो खान मियाँ, किसको पंच बनाते हो? खान मियाँ ने बड़े दीन भाव से कहा, कल्लू साहू ही चुन लें। कल्लू साहू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से केशव यादव। केशव का नाम सुनते ही खान मियाँ का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। माणिक रूप खान मियाँ के दोस्त थे, वह बात को समझ गए। पूछा, क्यों खान मियाँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? खान मियाँ ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या ऐतराज होगा। केशव यादव के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया।
उसने सोचा, मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के समान है, और देववाणी में मेरे अपने विचारों का कतई शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से तिल भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस बात से तो सब सहमत थे कि कल्लू साहू को बैल की कीमत देनी चाहिए, लेकिन वो इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से साहू का भी नुकसान हुआ था। लेकिन पंच कल्लू साहू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे वह फिर किसी जानवर के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न करे। और फिर केशव यादव ने फैसला सुना दिया। खान मियां और कल्लू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। कल्लू को चाहिए कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल खरीदा था उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय कीमत दे दी जाती तो आज साहू उसे वापस लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु सिर्फ इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन काम लिया गया और उसके खाने पीने का कोई प्रबंध न किया गया। लच्छू यादव बोले, साहू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। केशव बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, मेरे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। केशव चौधरी बोले, यह खान मियां की इच्छा पर निर्भर है। यह रियायत करें तो उनका बड़प्पन है। खान मियां फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से आवाजें आ रही थी, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद केशव चौधरी खान मियां के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे पता चला कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। खान मियां रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। दोस्ती का मुरझाया हुआ पेड़ फिर से हरा हो गया।